हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग SSC MTS और आने वाले SSC GD एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए SSC के प्रीवियस ईयर के सवालों को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। आपसे पूछा जा रहा है, हु रोट द बुक द ब्लू अम्ब्रेला। ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। आप फटाफट सारे आंसर का कमेंट करेंगे। ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होगा ब्लू अम्ब्रेला किताब के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ये इंग्लिश के लेखक हैं, याद रखेंगे, इंग्लिश के प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने द ब्लू अम्ब्रेला लिखी है। रस्किन बॉन्ड को पद्म श्री, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है अरविंद अडिगा। यहाँ पे जगह नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा नीचे हम लोग करके लिखते हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो और साथ में समझ में भी आ जाए। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा को मान बुकर प्राइज मिला है, याद रखना है। मान बुकर प्राइज मिला है किस पुस्तक के लिए, तो याद रखेंगे द वाइट टाइगर। तो आपसे पूछेगा द वाइट टाइगर के लिए मान बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखेंगे अरविंद अडिगा को। कब मिला है, तो याद रखेंगे 2008 में बुकर प्राइज मिलता है। ठीक है, 2008 में बुकर प्राइज किसे मिलता है, अरविंद अडिगा को 2008 में मिलता है बुकर प्राइज। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 2008 में बुकर प्राइज मिलता है। ठीक है, 2008 में किस पुस्तक के लिए, द वाइट टाइगर के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है आर के नारायण। अगला ऑप्शन है आर के नारायण। आर के नारायण की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे मालगुडी डेज, एग्जाम में जो पूछा जाता है मालगुडी डेज। ठीक है, याद रखेंगे मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो आर के नारायण। इसके अलावा द इंग्लिश टीचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर के नारायण, द इंग्लिश टीचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, द इंग्लिश टीचर और मालगुडी डेज के लेखक कौन है, आपका आर के नारायण। इसके अलावा झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो झुम्पा लाहिरी के बारे में याद रखेंगे। द लो लैंड, द लो लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिरी। इसके अलावा नेमसेक, आप सुने होंगे, द लो लैंड एक पुस्तक है, इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिरी। इसके अलावा द नेमसेक, एग्जाम में पूछेगा द नेमसेक किसकी कृति है, तो याद रखेंगे द नेमसेक के लेखक जो है ये झुम्पा लाहिरी हैं। ठीक है, तो द नेमसेक और द लोलैंड दोनों के लेखक हुए झुम्पा लाहिरी। चलिए, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगला सवाल, भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, यानी डैश इज ऑल्सो नॉन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। डैश इज ऑल्सो नॉन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। आप आंसर कमेंट करेंगे। तब तक हम लोग दार्जिलिंग को देखते हैं। याद रखना है दार्जिलिंग कहाँ है, आपसे पूछेगा दार्जिलिंग कहाँ है जो पर्यटन स्थल है, तो याद रखेंगे दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक है शिमला। तो शिमला के बारे में याद रखेंगे, शिमला जो है ये किसकी राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। याद रखेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो कैसी राजधानी है, तो समर कैपिटल है। एग्जाम में पूछेगा हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल का आपको नाम बताना है, तो याद रखेंगे समर कैपिटल, हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल कौन है, तो शिमला है। ठीक है, समर कैपिटल कौन है, शिमला है। अब याद कैसे रखेंगे, तो देखिए एस से समर हो गया और एस से शिमला हो गया, तो शिमला क्या है, समर कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। तो विंटर कैपिटल भी आपसे पूछ सकता है, तो हिमाचल प्रदेश का विंटर कैपिटल अगर आपसे पूछ दे तो यहाँ लिख देते हैं धर्मशाला। याद रखिएगा विंटर कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला। रिलेट करके पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में समर और विंटर दोनों देता है। ठीक है, तो विंटर राजधानी अगर पूछेगा तो याद रखेंगे धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का विंटर राजधानी धर्मशाला और समर कैपिटल हो जाएगा शिमला। ठीक है, और शिमला को क्या कहा जाता है, शिमला को याद रखेंगे एक उपनाम है इसका, पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। याद रखेंगे शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा ये हो गया, अब इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। याद रखना है कि भारत के स्कॉटलैंड के नाम से कुर्ग को जाना जाता है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये कुर्ग है कहाँ, तो याद रखेंगे कर्नाटक में है। कुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, इसको भारत का क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रमुख उपनाम को हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो उसको थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आपसे पूछेगा स्वर्ण मंदिर का शहर, तो आप सभी जानते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। पोप का शहर रोम को कहा जाता है। हाईटेक सिटी अगर आपसे पूछेगा तो बताएंगे, आप कमेंट करेंगे हाईटेक सिटी। जो आसान है उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो हाईटेक सिटी किसको कहा जाता है, याद रखेंगे HY से हाईटेक होता है और HY से हैदराबाद लिख सकते हैं।
ठीक है। तो याद रखेंगे हाईटेक सिटी किसको कहा जाता है, हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक, अब आप अच्छे से लिखिएगा। इसके अलावा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो आप जानते होंगे JNK यानी कश्मीर। तो कश्मीर को क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। याद रखेंगे भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। साथ ही धरती का स्वर्ग अगर आपको बोलेगा तो याद रखेंगे धरती का स्वर्ग भी कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग और भारत का स्विट्जरलैंड दोनों कहा जाता है। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड बोले और धरती का स्वर्ग बोले, दोनों कश्मीर को कहा जाता है। इसके अलावा मैनचेस्टर से रिलेटेड बहुत सारा सवाल पूछता है। अगर आपको बोलेगा भारत का मैनचेस्टर तो याद रखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। लेकिन अगर बोलेगा साउथ इंडिया यानी एस से साउथ, आई से इंडिया, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे, आप कमेंट करें पहले साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन है। और आपसे नॉर्थ इंडिया का भी मैनचेस्टर पूछेगा तो आप कमेंट करेंगे नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर और नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर दोनों पूछता है। तो याद रखेंगे साउथ इंडिया का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछेगा तो कोयम्बटूर होगा, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछेगा तो कोयम्बटूर होगा। ठीक है, कोयम्बटूर होगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होगा, इंपॉर्टेंट बनता है ये कानपुर। याद रखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, कानपुर है। यहाँ याद रखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर पूछेगा अहमदाबाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा चीन का शोक किसे कहा जाता है, हांगहो नदी को कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। तो डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, आप कमेंट करेंगे। उगते हुए सूर्य का देश सब जानते हैं जापान को कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश जापान। तो डूबते हुए सूर्य का देश क्या होगा, ब्रिटेन। याद रखेंगे उगते हुए सूर्य का देश जापान है तो डूबते हुए सूर्य का देश क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो ब्रिटेन है उसको डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो रिलेट करके आप याद करेंगे। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि। तो फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार आता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। जानते हैं नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर के बारे में इंपॉर्टेंट है, एक जरा देख लेते, बस थोड़ा सा समय लगेगा। जयपुर में क्या बोलते हैं जयपुर को, एक तो पिंक सिटी बोला जाता है, आप जानते होंगे। पिंक सिटी बोलेगा तो जयपुर, ठीक है। लेकिन अगर गुलाबों का शहर बोल दे, ठीक है, गुलाबों का शहर अगर बोल देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। गुलाबों का शहर बोलेगा तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर क्या होगा, चंडीगढ़। याद रखेंगे गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। जबकि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, गुलाबी शहर आपका कहा जाता है जयपुर को। आप जानते हैं गुलाबी शहर पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को। लेकिन गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, चंडीगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। साथ ही जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्योंकि उम्मीद करेंगे आपको बहुत सारा रिवाइज हो गया होगा और बाकी जो है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, टिड्डा के कान उसके डैश पर स्थित होते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रास होपर होता है उसका जो कान है वो उसके शरीर के किस भाग पर स्थित होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कान जो होता है वो कहाँ पे होता है, हेड पे होता है, यानी सिर पर होता है। लेकिन टिड्डा एक ऐसा जीव है जिसका सिर जो है, जिसका कान जो है वो कहाँ होता है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये एकदम जबरदस्त सवाल है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पेट। याद रखना है कि जो ग्रास होपर है, टिड्डा है, उसका कान जो है उसका हेड में नहीं होता है, तो कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है। याद रखना है कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है, यानी स्टोमक में होता है। याद रखेंगे टिड्डा का जो कान होता है वो उसके पेट में होता है, एब्डोमेन में होता है, या फिर स्टोमक बोलते हैं इसको, इसमें होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे टिड्डा के कान उसके एब्डोमेन स्टोमक में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा इसका आंसर। तो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगला सवाल, प्रमोद सावंत हु टुक चार्ज एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। प्रमोद सावंत जो गोवा के चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, इज ए मेंबर ऑफ द डैश लेजिस्लेटिव असेंबली। वह किस लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं वो किस विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसको ऑप्शन को थोड़ा सा इधर चेंज कर देते हैं। हाँ, अब आप बताइएगा सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गोवा के बारे में आप जानते हैं
गोवा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए गोवा यहाँ लिखा हुआ है ना। तो गोवा के बारे में आप जानते होंगे, गोवा जो है कब आज़ाद हुआ, आप कमेंट करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। गोवा के बारे में आप याद रखेंगे, गोवा में कितना विधानसभा का सीट है, 40 विधानसभा का सीट है। इंपॉर्टेंट सवाल है, गोवा में विधानसभा का कितना सीट है, 40 विधानसभा का गोवा में सीट है, ठीक है। और सही आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे प्रमोद सावंत इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सनक्यूलिम। प्रमोद सावंत सनक्यूलिम विधानसभा के सदस्य हैं। आपसे पूछेगा प्रमोद सावंत किस विधानसभा के सदस्य थे, तो याद रखेंगे प्रमोद सावंत सनक्यूलिम विधानसभा के सदस्य हैं। अब इससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड सवाल है उसको हम यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो जाता है। गोवा को देख रहे थे तो याद रखेंगे गोवा के बारे में, गोवा में विधानसभा का कितना सीट है, 40 सीट है, अभी हम लोग देखें। अब पूछेगा गोवा में कौन सा भाषा बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफिशियल क्या है, कोंकणी लैंग्वेज है। गोवा आज़ाद कब हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है। पुर्तगाली से गोवा आज़ाद होता है 19 दिसंबर 1961 को, इंपॉर्टेंट सवाल है। गोवा आज़ाद कब होता है, 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है। तो गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। आज़ाद किससे हुआ, पुर्तगालियों से हुआ था, आप जानते हैं, ठीक है। और गोवा की भाषा क्या है, कोंकणी है, ठीक है। तो याद रखेंगे इतना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लिए। चलिए उम्मीद करेंगे अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप लोग जानते होंगे। पूछ रहा है कि मंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डैश। ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है, यानी मंगलोर की जो संधि है वो किसके किसके बीच में हुआ था, एक तो अंग्रेज था और दूसरी तरफ कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है वह अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। अब हम लोग थोड़ा टीपू सुल्तान को देखते हैं, यहाँ से बहुत सवाल मिलेगा आपको। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल आता है, बस कुछ समय में सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप देखेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, याद रखेंगे टीपू सुल्तान का पिता कौन था, तो आप कमेंट करेंगे फटाफट, टीपू सुल्तान का पिता कौन था, टीपू सुल्तान का पिता कौन था, कमेंट करेंगे आप, ठीक है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है, दुनिया का पहला मिसाइल मैन। तो याद रखेंगे दुनिया का पहला मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का फर्स्ट मिसाइल मैन अगर आपसे पूछ दे तो याद रखेंगे दुनिया का फर्स्ट मिसाइल मैन जो है ये टीपू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली इसके पिता थे, हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। तो याद रखेंगे हैदर अली, ठीक है। हैदर अली कौन थे, पिता थे टीपू सुल्तान का, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना ये कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान, तो आप जानते होंगे मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, आप जानते हैं टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी आप जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इतना पॉइंट को। इसके अलावा अब हम लोग युद्ध के बारे में देखते हैं, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये यहाँ से बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो उसको हम लोग एक बार देखेंगे। अगर आपसे पूछेगा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो याद रखना है उसमें बहुत सारा संधि भी आपको मिलेगा। तो याद रखना फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, आप कमेंट करेंगे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। मैसूर युद्ध में कौन सा संधि हुआ था, कमेंट करें। तो आप याद रखेंगे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से कब तक हुआ था, तो 1769 टू 17 मतलब आपका 67 से 69 तक हुआ था। याद रखेंगे 67 टू 69 हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे 2 साल चला था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1967 से लेके 1969 तक चला था, और इसमें जीता कौन था, तो आपको याद रखना है टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली जीतता है और अंग्रेज हारता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। हैदर अली जीतेगा और अंग्रेज हारेगा, ठीक है। याद रखेंगे फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में होता है, हैदर अली जीतता है, अंग्रेज हारता है। तो अंग्रेज होशियार था, अंग्रेज जब हारा तो एक संधि किया। तो यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि कौन सा संधि हुआ, ठीक है, मतलब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ, तो आपको याद रखना है मद्रास का संधि होता है, मद्रास का ट्रीटी होता है, यहाँ लिख देते हैं मद्रास का ट्रीटी होता है, याद रखना है मद्रास ट्रीटी, ठीक है। मद्रास का ट्रीटी कब होता है, तो याद रखेंगे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास का ट्रीटी होता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच होता है, हैदर अली जीतता है, ठीक है। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या होता है, हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, हैदर अली का मृत्यु कब होता है, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, तो ये कब से कब होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखेंगे हैदर अली का मृत्यु होता है, ठीक है, और कब से कब होता है आप कमेंट करेंगे। हैदर अली का मृत्यु हो जाता है सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में, कब से कब होता है, तो याद रखेंगे 1780 से 84, 1780 टू 1784, याद रखेंगे 1780 से 1784 के बीच में
सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, हैदर अली की मृत्यु होती है। अब इसमें कौन सा संधि होता है, तो अभी तुरंत हम लोग देखे थे मंगलोर की संधि, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मंगलोर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, पूछा था ना। पहला वाला युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी और दूसरा युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी। तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, याद रखेंगे, दोनों का नाम एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन पहला वाला जो ट्रीटी हुआ था वो मद्रास की संधि हुई थी और दूसरा वाला में मंगलोर की संधि हुई है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, हैदर अली का मृत्यु होता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, आप कमेंट करेंगे थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था, 1790 टू 1792 के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। और किस युद्ध के दौरान हुई थी ये भी आपसे पूछता है, तो याद रखेंगे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी जो है ये थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, 1790 से 1792, यानी ट्रीटी कब हुआ था, 1792 में। ठीक है, अब होता है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी, तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच हुई थी। और ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब चला था, तो 1798 से 99 के बीच में चला था। तो याद रखेंगे 1798 से 99 के बीच में ये युद्ध चला था, यानी 1799 में टीपू सुल्तान जो है वो मर जाता है और इसी के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है खत्म हो जाता है। तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, और चारों आंग्ल मैसूर युद्ध आप जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था ये। इसके अलावा और भी बहुत सारा सवाल आपसे पूछता है, जैसे कि चिलियान वाला का बैटल किसके बीच हुआ, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ। ठीक है, या फिर प्लासी का युद्ध के बारे में पूछेगा, बक्सर के युद्ध के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल हैं। द फेस्टिवल डैश हैज वेरियस नेम्स, खिचड़ी, उत्तरायण एंड लोहरी, मतलब कौन सा ऐसा त्यौहार है जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोहरी के नाम से जाना जाता है। एक ही त्यौहार है, उसको खिचड़ी भी कहा जाता है, उत्तरायण भी कहा जाता है और लोहड़ी भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर तो जानते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी बहुत तेज बच्चे हैं। तो सही आंसर क्या होगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को खिचड़ी, उत्तरायण और लोहरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, याद रखेंगे। सवाल क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल ऑफ इंडिया, यानी आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो लोकपाल है उसमें एक आदमी गैर न्यायिक सदस्य बना है। ठीक है, तो उसका नाम आपको पूछ रहा है कि भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य कौन है। तो सबसे पहले लोकपाल क्या होता है, आप जानते हैं लोकपाल क्या होता है, तो आप याद रखेंगे लोकपाल जो है वो उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की शिकायत सुनता है और उस पर कार्यवाही करता है। यानी लोकपाल जो पोस्ट है, लोकपाल जो पद है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो बड़े बड़े लेवल पे जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। तो उनके भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल बनाया गया है, ताकि वो उस पर निगरानी कर सके। अगर कोई कंप्लेन आता है तो वो उस पर एक्शन ले सके। ठीक है, और लोकपाल के लिए आपको पता होगा अन्ना हजारे जी ने बहुत ज़्यादा अनशन किया था दिल्ली में। ठीक है, और पहले लोकसभा का अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा पहले लोकपाल आपको पूछेगा, सॉरी लोकसभा नहीं, पहला लोकपाल आपको पूछेगा तो आप याद रखेंगे पीसी घोष। तो आप लोग जानते ही होंगे वैसे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पीसी घोष जो है ये भारत के पहले लोकपाल बने थे और ये क्या थे, पहले जज भी रहे थे भारत के। तो याद रखेंगे पीसी घोष पहला लोकपाल बना, कौन बने थे, पीसी घोष। लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है गैर न्यायिक सदस्य। ठीक है, लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्चना रामसुंदरम। याद रखेंगे अर्चना रामसुंदरम पहले मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य बना। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा पहले लोकपाल कौन है, तो पीसी घोष हैं। लोकपाल का निर्माण क्यों किया गया है, तो सरकारी पदों पर जो व्यक्ति होते हैं, बैठते हैं पदाधिकारी, वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनके द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। पूछ रहा है भारत
के पहले चंद्र जांच को कहा गया था, यानी भारत के द्वारा जो पहला चंद्रयान भेजा गया था उस मिशन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसका नाम क्या था। इंडियाज फर्स्ट लूनर प्रोब वाज कॉल्ड, भारत के पहले लूनर प्रोब को क्या कहा गया। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिएगा सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन से ही आपको पता लग रहा होगा, चंद्रयान होगा। सही आंसर क्या होगा, चंद्रयान होगा। ठीक है, चंद्रयान कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। अब चंद्रयान फर्स्ट जो है, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। कितना तारीख अगर पूछ दे तो 22 अक्टूबर, याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ याद रखेंगे, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं तो और अच्छा होगा। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट अगर आपको पूछेगा, जैसे चंद्रयान फर्स्ट के बारे में पूछा, तो चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे PSLV XL C11 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। आपसे पूछता है, जानते हैं NTPC में बहुत सारा सवाल अभी इसी से पूछा गया है, रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे पूछेगा चंद्रयान 1 किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे PSLV XL C11 रॉकेट द्वारा चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था, अभी तुरंत देखें, 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आप लोग जानते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ है, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछेगा चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में पूछेगा तो आप कमेंट करेंगे चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रयान 2 को याद रखना है GSLV, याद रखेंगे GSLV MK, याद रखेंगे GSLV MK 3rd M रॉकेट द्वारा चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया जाता है। और चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया जाता है, 2019 में लॉन्च किया जाता है, हाल का ही है ये, है ना, 2019 में लॉन्च किया जाता है, याद रखेंगे 2019 2019 में चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया जाता है। और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 GSLV MK 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है चंद्रयान 2 से कि इसका रोवर को क्या कहा जाता है और प्रज्ञान को क्या कहा जाता है। तो आंसर मेरे मुंह से ही निकल गया, रोवर को प्रज्ञान कहा जाता है और लैंडर को विक्रम कहा जाता है। तो याद रखेंगे चंद्रयान 2 में, ठीक है, चंद्रयान 2 में आपका लैंडर कौन था, तो विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम बोलेगा तो प्रज्ञान था। याद रखेंगे रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है, इसके अलावा आप जानते होंगे मंगल पे भी मिशन गया है, तो कब गया है उसको भी याद करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। पहला मंगलयान, फर्स्ट मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। फर्स्ट मंगलयान जो है कब लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को फर्स्ट मंगलयान लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगर पूछेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो याद रखेंगे सतीश धवन, कुछ बच्चे का कमेंट आया होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्रा यानी AP में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, आपको पता होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही आपका चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ श्रीहरिकोटा इसको लिखते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ देगा DRDO, आप जानते हैं DRDO बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, तो एक नज़र इसको देख लेते हैं। DRDO का स्थापना पूछेगा तो याद रखेंगे 1958। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, ND यानी न्यू दिल्ली में है DRDO का हेडक्वार्टर। अब आपसे पूछेगा DRDO का अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते होंगे G सतीश रेड्डी। ठीक है, तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं, सतीश रेड्डी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगर पूछ दे बार्क का स्थापना, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्क का स्थापना थोड़ा पहले ही हुआ है, तो बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप कमेंट करेंगे बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाएगा। बार्क का स्थापना कब हुआ है, आप कमेंट करेंगे। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो भाभा कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, तो आपको यहीं से तो हेडक्वार्टर पता चल जाएगा कि बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और बार्क का स्थापना कब हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है, तो याद रखेंगे बार्क का जो स्थापना है 1954 में हुआ है। कब हुआ है, 1954 में हुआ है, यानी DRDO से भी 4 साल पहले बार्क का स्थापना हो चुका था इंडिया में। ठीक है, और बार्क का भी अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते होंगे बार्क के अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती, अभी करंट में।
अजीत कुमार मोहंती बार्क के अध्यक्ष हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। बार्क के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती अभी हैं, ठीक है। और बार्क का सीईओ पूछेगा तो सुनील लूला, ठीक है। ये करंट अफेयर का सवाल हो जाएगा। याद रखेंगे बार्क का स्थापना 1954 में हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे इसरो का पूछेगा तो आप कमेंट करेंगे इसरो का स्थापना कब हुआ, इसरो का स्थापना कब हुआ आप कमेंट करेंगे। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में, आप जानते हैं। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ है ये आपको कमेंट करना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? तो जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उनसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगला सवाल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एडीएफ स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग के क्षेत्र में एडीएफ का मतलब क्या होता है? आपसे पूछ रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग एडीएफ स्टैंड्स फॉर, एडीएफ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्चुअल डेटा फ्लो, ऑप्शन नंबर बी ऑल डे फाइनेंस, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड डेटा फ्लो, ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटेड डिजिटल फ्लो। तो आपको पता होगा सही आंसर क्या होगा, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। डी एडीएफ, ए से ऑटोमेटेड, डी से हो जाएगा डेटा और एफ से हो जाएगा फ्लो। तो ये बैंकिंग का एक टर्म है, तो याद रखेंगे एडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड डेटा फ्लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। आपको एक कमेंट करना है कि कौन सा साल बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कमेंट करेंगे। और उसी साल इसरो का भी निर्माण हुआ था, आपको हिंट्स भी दे दिए। इसरो का जो स्थापना हुआ है उसी साल हुआ है जिस साल बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। चलिए अब आप आंसर करेंगे इसका, देखते हैं अगला सवाल क्या है, ठीक है। अगला सवाल है, विश्व बैंक की एस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान पूछ रहा है, यानी इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DER, यानी एस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान पूछ रहा है 2019 में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है एस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC है। याद रखना है हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है हेडक्वार्टर, अमेरिका में है, आप जानते हैं। तो वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर क्या है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन DC है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि एस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है 2019 में। तो याद रखेंगे, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं हम ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो 2019 का पूछा है, याद रखेंगे 2019 में बोलेगा तो 77वें स्थान पे भारत था। 2019 में भारत 77वें स्थान पर था, लेकिन अभी 2020 में कितना नंबर पे है? तो 2020 में याद रखेंगे अभी जो है भारत करेंटली 63 स्थान पे है, 63rd स्थान पे है। तो याद रखेंगे एस ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 2020 में 63वें स्थान पर है और 2019 में 77वें स्थान पर था, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग कुछ क्या है इंपॉर्टेंट युद्ध को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे और अगला पार्ट देखेंगे बाद में, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे कि युद्ध के बारे में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ देगा पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो आप कमेंट करें पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे पलासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखेंगे पलासी का युद्ध, पलासी है कहाँ सबसे पहले? तो याद रखेंगे पलासी जो है वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? पलासी वेस्ट बंगाल में है, WB यानी वेस्ट बंगाल में है, नदिया जिला में है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है, नदिया जिला में है, ठीक है। तो पलासी का युद्ध कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग जानते हैं 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखेंगे पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। याद रखेंगे सिराजुद्दौला हारता है और रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। और रॉबर्ट क्लाइव भारत का तो नहीं बनता है, लेकिन बंगाल का कुछ वो बनता है। तो क्या बनता है? गवर्नर बनता है कि गवर्नर जनरल बनता है कि वाइसराय बनता है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी वेस्ट बंगाल में नदिया जिला में पड़ता है। और इसमें जीतता कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव जीतते हैं। और हारता कौन है? सिराजुद्दौला हारता है, ठीक है। इसके अलावा वांडीवास का युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टली। वांडीवास का युद्ध, क्योंकि अभी देखे थे आप NTPC का जो एग्जाम हुआ, युद्ध से बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, हर एक शिफ्ट में आया है एग्जाम। तो वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे वांडीवास का युद्ध पूछेगा तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच, यानी अंग्रेज मतलब इंग्लैंड, अंग्रेज वर्सेस फ्रांस। तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है जीतता है, फ्रांस हारता है। इसके बाद बक्सर का युद्ध, इंपॉर्टेंट सवाल है, 1760 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बक्सर का युद्ध। तो आप कमेंट करेंगे बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध जो है सिराजुद्दौला, याद रखेंगे
सिराजुद्दौला, नाम में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, वो सिराजुद्दौला था और यहाँ सिराजुद्दौला है, याद रखेंगे। सिराजुद्दौला, बक्सर का युद्ध सिराजुद्दौला, मीर कासिम, 3 आदमी एक तरफ रहता है, भारत की तरफ से 3 राजा एक तरफ रहते हैं, मीर कासिम और शाह आलम सेकेंड, ये तीनों एक साथ रहता है। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ क्या करते हैं, इन लोगों को हरा देता है, जिसके वजह से भारत जो है फिर कमज़ोर हो जाता है और अंग्रेज़ का जो शासन है बंगाल में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो याद रखेंगे बक्सर का युद्ध जो है बहुत बड़ा निर्णायक युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ जो है वो सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को एक साथ हराता है, यानी ये तीनों मिलकर लड़ते हैं, फिर भी अंग्रेज जीत जाता है। कब हुआ था बक्सर का युद्ध, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है चौसा का युद्ध, तो आप कमेंट करेंगे चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है चौसा का युद्ध हुमायूं लड़ता है, किससे लड़ता है आप कमेंट करेंगे। चौसा का युद्ध इंपॉर्टेंट सवाल है, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, किसके साथ होता है, हुमायूं हार जाता है, तो किसके साथ युद्ध होता है ये आप कमेंट करेंगे। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। ठीक है, अब एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसलिए इसको हम लोग देख रहे हैं। बिलग्राम या कन्नौज का बैटल आपसे पूछेगा एग्जाम में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो कमेंट करेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किसके बीच में होता है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कमेंट करना है। तो आपको याद रखना है 1540 में, कब होता है बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, 1540 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, हुमायूं हार जाता है बुरी तरह से और वो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जाके छुप जाता है। ठीक है, तो याद रखना है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में होता है और यहाँ हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, और भी इसमें युद्ध हुआ था, जैसे तालीकोटा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तालीकोटा का युद्ध एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तालीकोटा का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था आपसे पूछेगा डायरेक्टली सवाल, तो याद रखेंगे तालीकोटा का युद्ध, डेट तो नहीं पूछेगा, वैसे याद रखिएगा 25 जनवरी, 25 जनवरी को हम लोग वोटर्स डे भी मनाते हैं, आपको पता है। 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था, याद रखना है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब तालीकोटा का युद्ध क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था, मतलब विजयनगर साम्राज्य को आग लगा के खत्म कर दिया गया था। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य बहुत अच्छा साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। ठीक है, और यही तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो है वो उसको जला दिया जाता है पूरा का पूरा दक्कन साम्राज्य के द्वारा। तो विजयनगर साम्राज्य खत्म कौन सा युद्ध में होता है, तो याद रखना है तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। 25 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध में जीतता कौन है, तो याद रखना है दक्कन जीतता है। अब विजयनगर साम्राज्य कहाँ पे है, आप कमेंट करेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब आपको पता चला होगा तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है, तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और हम्पी, याद रखेंगे हम्पी से अवशेष मिला है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके अलावा मान लीजिए आपसे पूछता हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का बैटल, हल्दी घाटी का युद्ध आपसे पूछेगा, तो याद रखेंगे हल्दी घाटी, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको बस एक बार देख रहे हैं, बस थोड़ा सा और। 18 जून, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, याद रखेंगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से वीडियो को, जितना भी सवाल है उसको आप अच्छे से याद करेंगे। अगर आपसे पूछता है खानवा का बैटल में कौन हारता है, तो आप कमेंट करेंगे खानवा का बैटल में कौन हारता है। ठीक है, खानवा का बैटल आप जानते हैं किसके किसके बीच में हुआ था, बस एक लास्ट देख रहे हैं, उसके बाद बाकी जो बच्चे का बाद में देखेंगे। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे गुस्सा रहे होंगे कि कहाँ बताने लगे। तो याद रखना है खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखेंगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ है और इसमें राणा सांगा हारता है। ये सब लेकिन जितना सवाल अभी हम लोग डिस्कस किए, उम्मीद करेंगे आपका एग्जाम में आएगा ये सब सवाल, और आएगा तो आप बनाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो था उसी को हम लोग डिस्कस किए। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, राणा सांगा हारता है। राणा सांगा हारता है तो जीतेगा कौन, तो कौन जीतता है, बाबर जीतता है, याद रखेंगे बाबर जीतता है। आगरा के पास खानवा है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे
कि नेम ऑफ द एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी दैट नेम ऑफ द एंजाइम इन द ह्यूमन बॉडी दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो आपको पूछ रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम आपको बताना है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, और ऑप्शन क्या क्या है, आप ऑप्शन हम बता देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन बता रहा है प्रोटीज, ऑप्शन नंबर बी लिपासे, लाइपेज होगा, ये लिपासे नहीं लाइपेज होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पेप्टिडेस लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। ठीक है, तो आप आंसर करेंगे, पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।